हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है कैम्ब्रिज एएस लेवल फिजिक्स पेपर 19702/13 मई जून 2025 का वेरिएंट 3 पेपर 1। आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले वो कहता है विच रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब उसका एक यूनिट होना चाहिए और इसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अब 2 kg डिक्रीज डी केजी तो है मास का यूनिट, मास है स्केलर क्वांटिटी, ये गलत। 3 केल्विन कूलर, 3 केल्विन, केल्विन जो है वो इसका यूनिट है किसका, टेम्परेचर का, वो भी गलत है। 4 सेकेंड लेटर टाइम का यूनिट है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। 1 न्यूटन अपवर्ड्स हमारे पास इसका आंसर बनता है सिर्फ ए। व्हाट इज ए रीजनेबल एस्टिमेट फॉर द करंट इन एन इलेक्ट्रिक केटल। इसका होता है अप्रोक्सीमेट 12 से 13 एम्पियर होता है। लेकिन आप सी भी कर सकते हो, इधर सिर्फ सी ही होगा। 8 म्यू एम्पियर बहुत छोटा है, 8 मिली एम्पियर बहुत ज़्यादा छोटा, 8 किलो एम्पियर बहुत ज़्यादा बड़ा। और अगर इसका वोल्टेज की बात करते हैं तो वो भी 12 से 13 वोल्टेज होती, 12 से 13 वोल्ट होती। विच स्टेटमेंट अबाउट एरर्स इन मेजरमेंट इज करेक्ट। An accurate set of measurements always has a small random error, ये गलत स्टेटमेंट है। An accurate set of measurements always has a small systematic error। ओके, एक्यूरेसी की जब बात आती है तो वो सिस्टमेटिक से आती है। A precise set of measurements always has a small random error। प्रिसीजन की जब भी बात आती है तो वो रैंडम एरर से रिलेट होती है। A random error can be reduced by taking several measurements। ठीक है, ये आपकी सही बात है। सिस्टमेटिक एरर के लिए नहीं ट्रू, रैंडम एरर के लिए ट्रू है। A systematic error creates random set of measurements, नहीं, ये random error की definition है। It creates random set of measurements spread about the true value। true value के आसपास जो values होती है वो random error की वजह से होती है। A system, a sample of material has cross-sectional area A and length L। The temperature of two sides of T1 T2, the thermal energy, ठीक है, where K is a constant। अब वो कह रहा है मुझे K की वैल्यू बताओ। ओके, हम के का यूनिट बताओ। ओके, के का हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। यस, क्यू का यूनिट हमारे पास होता है एनर्जी, विच इज के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड। ओके, विच इज इक्वल्स टू के इंटू ए कितना, ए हमारे पास है एरिया विच इज मीटर स्क्वायर। और फिर वो कह रहा है टेम्परेचर, उसको हम केल्विन में कर सकते हैं। ठीक है, ओवर लेंथ विच इज मीटर। ओके, तो अगर हम करें तो ये हमारा बनता है के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड की -3, ये आ जाएगा। के हमारे पास वो है और ये आ जाएगा एम के और के। तो हमारे पास कैल जो हमारे पास कांस्टेंट उसका आ जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड -3 ओवर एम कैलविन। के इक्वल्स टू के जी मीटर कैलविन -1 s -3। तो इसका हमारे पास आंसर बनेगा बी, के जी मीटर पर केल्विन पर सेकंड क्यूब। The graph shows a variation of velocity with time of object moving in a straight line at time t equals to 0, displacement is 0। What is the displacement at t equals to 20। वो कह रहा है इस पॉइंट पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास इसका एरिया माइनस इसका एरिया, अगर हम कर लें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट का ए का एरिया हम करेंगे 1/2 16। हाइट कितनी है हमारे पास 3। जब आप ए करते हो तो 8 × 3 कितना होता है 24 मीटर। बी हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू, ये आ जाएगा 1.5, 1.5 होता है 3/2। और फिर हमारे पास हाइट कितनी है, ये नहीं, विड्थ कितनी है 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री, थ्री आ जाएगा ये हमारे पास 3 मीटर्स। बी आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर्स। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी, 21 मीटर्स। ओके, 20, क्योंकि ए माइनस बी करना है ना, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, दोनों का एरिया जब हम करेंगे माइनस तो हमारे पास आएगा 24 - 3 विच इज़ 21 मीटर्स। अ साइंस म्यूजियम डिजाइंस एन एक्सपेरिमेंट टू शो द फॉल ऑफ फेदर इन अ वर्टिकल ग्लास। अच्छा, इन वर्टिकल ग्लास वैक्यूम ट्यूब, मतलब ग्लास वैक्यूम, मतलब एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या है, जी के बराबर। ओके, द टाइम फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट होता है यू इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड इन द वैक्यूम टू इज टू बी क्लोज टू 0.5 सेकेंड्स। ओके, अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ ये रहा है कि मेरे पास टाइम है जितना वो फॉल कर रहा है, इसको फॉल होने में कितना टाइम लगा है।
स्पीड, इनिशियल स्पीड यू इज इक्वल टू जीरो दी हुई है। एक्सेलरेशन मुझे पता है वो कितनी होती है, जी के बराबर होती है वैक्यूम में। वो लेंथ पूछ रहा है, मतलब वो इन शॉर्ट हाइट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अगर मैं करूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर ओवर टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू जीरो। अब एस हमने ढूंढना है, एस ढूंढना है। ए हमारे पास कितना है 9.8, ऊपर से नीचे जा रहा है। टी हमारे पास कितना है 0.5 स्क्वायर ओवर टू। एस हमारे पास आ जाएगा कितना, 1.2 मीटर्स। हमारे पास आएगा इसका आंसर ए। टू कॉइन्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टेबल एट द सेम इनिशियल स्पीड। दोनों की जो स्पीड है वो u है। पॉइंट एक्स इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, कॉइन वाई इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली। अच्छा, अगर मैं इसकी इस तरह लाइन बना दूँ, एक इस तरह ये और है। ओके, बोथ कॉइन्स हैव द सेम हिट द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बिफोर विदाउट बाउंसिंग। अच्छा, अगर ये भी है तो ये इस तरह जाएगा, और ये है तो ये भी इस तरह जा रहा है। ओके, वो स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द कॉइन्स इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है मोशन ऑफ द कॉइन पे? ओके, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ कॉइन्स हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड। ठीक है, इसको हम देखते हैं। बोथ कॉइन्स ट्रेवल द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, गलत। बोथ कॉइन्स वाई सेम, कॉइन वाई हिट्स द ग्राउंड बिफोर कॉइन एक्स, गलत। कॉइन वाई हैज अ स्मॉल वर्टिकल एक्सेलरेशन, नहीं, वर्टिकल एक्सेलरेशन तो दोनों की सेम है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट आ गई ए। ठीक है, वर्टिकल एक्सेलरेशन दोनों की क्यों सेम है? वो किनके बराबर है? वो तो बराबर है जी के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। इधर हॉरिजॉन्टल में ये देखो, अज्यूम एयर रेजिस्टेंस ऑन ईच कॉइन इज निग्लेजिबल। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जो है दोनों कॉइन्स की, वो दोनों कॉइन्स में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर है। ठीक है, और इधर इसकी तो वर्टिकल, जो वर्टिकल वेलोसिटी जो है फिर वो इंक्रीज कर रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है दोनों की। और वर्टिकल एक्सेलरेशन किसके बराबर है? वो कांस्टेंट है, वो किसके बराबर है? जी के बराबर। ये हमारे यहाँ साइंस लग रही है। इसमें एक और भी, अब ये भी देखते हैं कि ये स्टेटमेंट पहले वाली सही है क्यों। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी यू, जब ये कॉइन वाई इस पॉइंट पे आएगा ना, तो इसकी भी वेलोसिटी यू होगी, मतलब इन इसके बराबर होगी। ठीक है, अब इधर इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है? बराबर। ठीक है, इनिशियल स्पीड क्या है? यू। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है? जी के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो हमारे पास वी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस लगाते हैं, तो दोनों जो है सेम वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो नीचे जाएगी इस लेवल, इस सरफेस से, इस लेवल से दोनों सेम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब दोनों की जो फाइनल स्पीड है वो भी सेम आएगी। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ने इस सरफेस से, इस लेवल से सेम ट्रैवल किया। इनिशियल स्पीड अगर हम इस पे देखें, इस लेवल पे देखें, दोनों की सेम है। दोनों की वर्टिकल एक्सेलरेशन जो कि जी के बराबर है, तो हमारे पास जो फाइनल स्पीड है वो भी दोनों की बराबर आएगी। टू स्फीयर आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रेस्ट से रिलीज हुए हैं, मतलब इनकी जो यू है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। एट इक्वल हाइट, दोनों की जो हाइट है अबव द ग्राउंड वो दोनों की बराबर है। बोथ स्फीयर रीच टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। वन स्फीयर हैज अ लार्जर डेंसिटी देन अदर स्फीयर। अच्छा, बोथ हैव इक्वल वॉल्यूम्स, मतलब एक स्फीयर का मास दूसरे स्फीयर से ज्यादा है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वो कह रहा है कि वॉल्यूम बराबर है, इसका मतलब है कि डेंसिटी का जो है मास से डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर एक की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका मास ज्यादा है। बोथ स्फीयर्स, द ड्रैग फोर्सेस ऑन द स्फीयर्स आर इक्वल, नहीं, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ड्रैग फोर्स उसकी इतनी ही ज्यादा होगी। रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन द, यस, ये बात सही है। द वेलोसिटीज ऑफ द स्फीयर्स आर इक्वल, नहीं, जिसका मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा टर्मिनल वेलोसिटी रीच करने पे, और वो ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगा। द वेट ऑफ द स्फीयर आर इक्वल, गलत बात भाई। सी भी गलत, ए भी गलत, हमारे पास आएगा इसका आंसर बी। क्वेश्चन 9, विच स्टेटमेंट डिफाइंस फोर्स? आपके सिलेबस में जब भी फोर्स को डिफाइन करने की डेफिनेशन आ जाए तो आपने कौन सी वाली लिखनी है? आपने लिखनी है फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मास इनटू एक्सेलरेशन उससे डिराइव होती है, वो उसकी डेफिनेशन नहीं है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी दैट इज फ्री टू मूव, द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, यस इट इज, बट इट इज दे डेफिनेशन नहीं है इसकी फोर्स की। फोर्स क्या है? दैट इज फ्री टू मूव, द फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। ये हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स एंड द फोर्स इज द वर्क डन, बट नहीं, गलत। व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ टेबल, द फोर्स द मोमेंट डिवाइडेड बाय फोर्स इज डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर, गलत। क्या आगे कह रहे हैं? अच्छा भाई, क्वेश्चन 10 है, फोर फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट कुड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, इसमें कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रही है आप?
अप इक्वल टू डाउन है, लेफ्ट इक्वल टू राइट, आप कहोगे नहीं लग रही। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इसमें नहीं लग रही। अगर मैं इस पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लाऊं, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अब बॉडी विल स्टे आइदर एट रेस्ट और एट यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अगर कोई इसमें यहाँ कोई एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स नहीं है इस बॉडी पे, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है बॉडी की, जीरो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि या तो बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन पे है। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि बॉडी की जो चीजें है, एक तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे होगी, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटिंग नहीं, क्योंकि जब ये ही जीरो है तो ये क्या होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। जब ये जीरो है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी तो जीरो होगी ना। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने क्या कहा है, अगर तो या तो वो रेस्ट पे होगी, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन है, या तो बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन पे है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, कांस्टेंट स्पीड प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास है बी। इट इज मूविंग नहीं, स्पीड कांस्टेंट है इसकी। इट इज इंक्रीजिंग मोमेंटम, गलत, स्पीड इसकी कांस्टेंट है। आगे आओ। Two, a nucleus collides with a stationary nucleus in vacuum. Okay. The diagram shows the paths before and after collision. No other particles are involved in this collision. Which diagram is not possible? अच्छा, वो कह रहा है पॉसिबल नहीं है, कौन सी, वो मुझे डायग्राम बताओ। ठीक है, क्वेश्चन 11, इट कैन बी, मतलब यहाँ करके फिर दो जो है चले गए, दो अपने अपने रास्तों में चले गए, ये भी हो सकता है। बी बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम देखें, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो ना, वर्टिकल और अपवर्ड्स बराबर है, इसमें भी वर्टिकल अपवर्ड्स जो है वो बराबर है। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। सी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इधर देखें ना इसकी, तो इसके अगर हम देखें तो दोनों डाउनवर्ड्स बन रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, अपवर्ड्स होने चाहिए ना, क्योंकि इनिशियल तो वर्टिकल मोमेंटम है नहीं कोई, इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल वर्टिकल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट, हमारे पास का आंसर आ गया सी। डी हमारे पास है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक अपवर्ड्स है, इसमें भी हमारे पास एक डाउनवर्ड्स है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बार पी क्यू, नॉन यूनिफॉर्म का क्या, पहले तो नॉन यूनिफॉर्म बार का मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके सेंटर में नहीं है, पहली बात हो गई। हैज़ अ लेंथ 50 सेंटीमीटर, आपको कन्वर्ट करना है मीटर में जब भी आपने डालना है फॉर्मूले में। ब्लॉक ऑफ 400 न्यूटन इज अटैच ऑन द टॉप, ठीक है, ऑफ द बार एट इट सेंटर। अच्छा, इधर मतलब ये जो इसका वेट है ना, ये आपके पास कितना, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। तो ये हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर, विच इज 0.25 मीटर। ठीक है, इट्स बेटर टू कन्वर्ट। फिर ये हमारे पास कितना है, 0.25 मीटर। ओके, अब वो कह रहा है कि मुझे वर्टिकल फोर्स इज नाउ exerted upwards and NQ1 is just sufficient to level, is to lift the ground from to lift end Q from ground. अच्छा, what is the distance from the center of gravity of the bar to end P? अच्छा, P पे अब कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उसका मतलब मैं P को अगर मैं पिवट कंसिडर कर लूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। इधर अब हम क्या लगाएंगे, इधर हम लगाएंगे जो मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट, वो दोनों का बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसने क्या कहा अभी, द बार रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, दोनों का मोमेंटम बराबर है, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मोमेंटम दोनों का बराबर है, दोनों साइड्स का, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाली बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर हम इसको लगाते हैं तो हमारे पास बने, और हमारे पास जो इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ फर्स्ट कर लो, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो ये भी एक लगाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल दो फोर्सेज है क्लॉकवाइज की, और एक फोर्स है एंटी क्लॉकवाइज की। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, 360 × 0.50 इक्वल्स टू 0.25 × 400 प्लस द वेट 400 न्यूटन्स, नहीं इसका मास की क्या है, 200 न्यूटन्स जो रॉड का है, 200 न्यूटन इंटू एक्स। जब आप ये करते हो तो आपके पास एक्स आएगा 0.40 मीटर्स। इसका आंसर आएगा आपके पास डी, मतलब आपने इसको कैलकुलेटर में करना है, 360 × 0.50 माइनस 0.25 × 400 डिवाइडेड बाय 200।
आपके पास जो आंसर आएगा एक्स का वो आएगा 0.40 मीटर्स। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की डेफिनेशन पूछ रहा है वो। मास ऑफ 1 क्यूबिक मीटर गलत, मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम गलत, मास पर क्यूबिक मीटर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये सही इसकी डेफिनेशन है डी। सी क्यों नहीं डेफिनेशन, मास पर क्यूबिक मीटर, मास एक क्वांटिटी है, ठीक है, मास कोई यूनिट नहीं है, तो उसका हमें यूनिट से हमें क्वांटिटी की भी बात करनी है, हम यूनिट की बात नहीं कर रहे, तो यू कांट रिलेट ए क्वांटिटी विद ए यूनिट। मास एक क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी एक क्वांटिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द करेक्ट डेफिनेशन। अ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम ऑन अ स्लोप। अच्छा, एक स्लोप है उसमें ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में। जब भी इक्विलिब्रियम होता है ना तो आपके पास जो ट्रायंगल बनता है ना वो हमारे पास एक क्लोज ट्रायंगल बनता है, एक क्लोज लूप बनता है, ठीक है, मतलब इस तरह के एक क्लोज ट्रायंगल बने। तो इसमें अगर आप देखो एक क्लोज ट्रायंगल किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, ठीक है, इसका नहीं बन रहा, इसका भी बन रहा है, ठीक है, और इसका नहीं बन रहा, तो या ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब इसमें हम डायग्राम में देखते हैं, ये और ये गलत है, ए भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ सी है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा सिर्फ सी। ठीक है, इसको अगर आप इधर बना के भी देखो, ये इसका वेट आएगा, ये इसका दूसरा कंपोनेंट, और ये इसका ये वाला। ठीक है, मतलब हमने अभी देखना ये है कि सिर्फ हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्लोज हो, ये क्लोज ट्राइंगल हो, क्लोज लूप हो, ठीक है, तभी एक ब्लॉक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का जब भी लफ्ज आ जाए आपने देखना है जो आपके पास जो ट्राइंगल बनेगा वो क्लोज लूप हो, वो एक क्लोज ट्राइंगल हो, मतलब एक दो तीन ये पूरा कंप्लीट है, ये यहाँ से ये कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ से आ रहा है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये और ये फिर इसकी डायरेक्शन उल्टी है, अगर ये इस तरह होता जैसे यहाँ है फिर ये होता आंसर। ठीक है, अमेजिंग सिलेंडर कंटेन्स 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज दिस, व्हाट इज द प्रेशर एट द बेस ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा भाई, अब वो कह रहा है कि अगर हम एक सिलेंडर बनाएं, सिलेंडर हम बना लेते हैं मेजरिंग सिलेंडर, ये हमने बना दिया, 80 सेंटीमीटर क्यूब हम मार करते हैं, इस फर्स्ट करो ये इसका 80 सेंटीमीटर क्यूब मार कर, ये इसका 60 है, 60 पे वो कह रहा है प्रेशर जो है ना वो है आपके पास 1200 पास्कल, मतलब ये जो इसका प्रेशर आएगा ना, ये चेंज इन प्रेशर, ये आपके पास है 1200 पास्कल। फिर वो कह रहा है कि मेरे पास आएगा 40 पे अगर मैं करूँ, 20 में मैं अगर करूँ, 0 में अगर मैं करूँ, क्योंकि अभी वो क्या है, चेंज प्रेशर होता क्या है, प्रेशर आपके पास होता है चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच, एच में जितना चेंज आया है, ठीक है, डेल्टा एच है तो डेल्टा पी है हमारे पास। ठीक है, अब इधर हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब का था इसलिए हमारे पास 1200 पास्कल है, ये भी हमारे पास 20 है तो हमारे पास यहाँ भी कितना आएगा 1200 पास्कल, ये भी हमारे पास 20 है, यहाँ भी आएगा 1200 पास्कल्स, और यहाँ भी हमारे पास 20 है, हमारे पास आएगा 1200 पास्कल्स। चेंज इन हाइट जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है चेंज इन प्रेशर भी हमारे पास कांस्टेंट, एम जी हमारे पास जो है जाहिर सी बात है वो कांस्टेंट है, वो वेट है। ठीक है, डेल्टा एच कांस्टेंट, तो हमारे पास डेल्टा पी जो है वो भी कांस्टेंट होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ एक दो तीन चार दफ़ा आएगा 1200 पास्कल्स। 4 × 1200 जब आप करते हो तो आपके पास आंसर आता है डी, आपके पास इसका आंसर आएगा डी। अच्छा सवाल था, नेक्स्ट सवाल है आपके पास, फॉर आइडेंटिटी, ये एक रिपीटेड सवाल है, अगर आपने टॉपिकल्स किए तो आपको पता लग गया है कि ये बार बार आया हुआ है टॉपिकल्स में। ईच ब्लॉक है द मास एम एंड थिकनेस एच, द एक्सीलरेशन इज जी, व्हाट इज द, हाउ मच वर्क इज डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर में जो चेंज है, इधर आपके पास अभी जब रखोगे, फर्स्ट करो जब आपने यहाँ रखा तो आपके पास एम जी एच है पहला, दूसरी बार जब आपने रखा तो आपके पास चेंज इन डेल्टा जीपीई, ठीक है, अभी यहाँ जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन डेल्टा जीपीई, नॉट जीपी, चेंज इन डेल्टा जीपीई। तो आपके पास अभी यहाँ आ जाएगा जो चेंज आएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ आएगा 2 mgh हो जाएगा, लेकिन जो चेंज है वो क्या आ जाएगा, इधर मैं लिख लूँ, जो चेंज है आपके पास जीपीई वो आपके पास आ जाएगा mgh के बराबर। ठीक है, अब आप तीसरी दफ़ा रखते हो, ठीक है, तीसरी दफ़ा रखते हो तो आपके पास इनिशियल कितना है, इनिशियल आपके पास mgh, और टोटल कितना हो गया 3 mgh, तो 3 mgh प्लस 2 mgh कितना हो गया आपके पास आ गया 2 mgh, 3 mgh माइनस mgh, ठीक है, क्यों चेंज देखना है, 3 mgh टोटल का, इनिशियल कितना mgh, आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, जो तीन चेंज इन डेल्टा जीपी आ जाएगा 2 mgh इसके बाद। अब वो कहते हैं चौथा रख लेते हैं, चौथा रख लेते हैं भाई, अब चौथा रख लिया, टोटल कितना है 4 mgh, इनिशियल कितना है 3 mgh, ठीक है, अब आपके पास जो चेंज आया वो कितना आएगा आपके पास, आपके पास आएगा 4 mgh प्लस 4 mgh माइनस mgh, तो आपके पास आ जाएगा 3 mgh।
इसके बाद जो चेंज आएगा वो आएगा 3 mgh। दो, तीन रखोगे 2 mgh, इसके बाद दो रखोगे तो mgh। इनिशियल में कोई नहीं है, क्योंकि इनिशियल को हमने चेंज को देखना है, इनिशियल हमने चेंज को देखना है। चेंज को देखते हैं, हमारे पास आएगी 3 + 2 + 1। हमारे पास आंसर आएगा इसका सी, 6 mgh। सी नहीं, बी, सी 6 mgh। वो कह रहा है कि क्वेश्चन 17, इलेक्ट्रिक मोटर यूजेस 1.7 किलोवाट ऑफ पावर in operating normally, efficiency is 53%, what is the useful output power? आपने करना है 0.53 इक्वल्स टू एक्स ओवर 1.7। अगर हम करें तो हमारे पास जो पावर आएगी, एक्स आएगा हमारे पास, वो आएगा किलो में, ठीक है, किलो वॉट में आएगा, पावर की बात हो रही है। हमारे पास आएगा 0.90 किलो वॉट, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, A ball is released from rest, इसका मतलब इसकी जो U है वो है 0 and falls vertically to the ground, the kinetic energy varies, ठीक है। air resistance is negligible, इसका क्या मतलब है, एक्सीलरेशन की वैल्यू G के बराबर है। वो कह रहा है kinetic एनर्जी का, अगर मैं kinetic एनर्जी देखूँ तो हमारे पास होती है 1/2 mv² के बराबर। v² इक्वल्स टू u² + 2as, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन u² यहाँ से कट जाएगा, तो kinetic एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m 2as। तो कनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू MAS। कनेटिक एनर्जी मतलब एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एस के है डिस्प्लेसमेंट, हाइट नहीं, हाइट नहीं। अगर तो ये बी ग्राफ तब होता अगर यहाँ एस होता, ठीक है, एस नहीं है यहाँ, ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का वो कह रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम जैसे अगर मैं यहाँ से बॉल रिलीज हुई है तो यहाँ इधर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। जब वो इंक्रीज करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी काइनेटिक एनर्जी के, इसकी बात कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ ऑफ कोर्स इस जब वो रिलीज की है तो उसकी कोई ना कोई हाइट तो है ना, ठीक है। अब कोई ना कोई इसकी हाइट है, इसका मतलब है कि वो कोई, जैसे यहाँ इस पॉइंट पॉइंट जिसे रिलीज की है तो उसकी कोई ना कोई हाइट है। अब वो हाइट जो डिक्रीज कर रही है वो लीनियरली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका हमारे पास है ग्राफ डी, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। हाइट क्या है, लीनियरली डिक्रीज कर रही है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे कोई ना कोई इसकी हाइट है तभी तो वो गिर रहा है ना, अगर हाइट ही ना होती वो गिरता कैसे, ठीक है। तो अब ए तो जाहिर सी बात है गलत है, बी सी गलत है। बी तब होता अगर एच की जगह डिस्प्लेसमेंट की बात करता, तब बी होता, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ इसका काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, ठीक है। अगर तो बी तब होता अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता, या डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसलिए बी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, डी। Object traveling with a speed of 10 meter per second has a kinetic energy of this. The speed of the object is increased to this. What is the new kinetic energy? न्यू काइनेटिक एनर्जी अगर मैं करूँ तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो बराबर वो है क्या, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है ओवर काइनेटिक एनर्जी टू 1/2 = Δ V/Δ V2 1 का होल स्क्वायर। इधर हम करते हैं Δ KE1, हमारे पास कितना है 1500। Δ KE2 हमने ढूंढना है, एक्स कर लेते हैं उसको, ये हमारे पास यहाँ। फिर Δ V1² हमारे पास कितना है 10² 10/40 इज इंक्रीज टू 40, ठीक है। इंक्रीज बाय होता ना फिर हम 50 करते हैं, क्योंकि 40 + 10 50 हो जाता है। इंक्रीज टू है तो हमारे पास है 40। ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1500 × 16 = एक्स। एक्स हमारे पास आएगा 24,000 जूल्स। इसका आंसर आएगा हमारे पास सी। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन इन यंग मॉडुलस? स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया विच इज पैस्कल्स, या सी होगा या डी होगा। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसका आंसर है डी। यंग मॉडुलस का भी यूनिट आपको देखनी, FL/AX होता है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस का जो यूनिट है वही यंग मॉडुलस का जो कि है पैस्कल्स। The force tension graph of a meter wire is shown. Which quantity is represented by the area under the graph? Work done on the wire. C. Power transfer to the wire, गलत। 22. A wire is stretched to one end. The tensile force is applied to the, so the wire extends by new level. What is the strain? Strain होता है change in length over new length. Strain होता है हमारे पास change in length over new length. चेंज इन लेंथ। अच्छा, अब अगर मैं करूँ एक्स माइनस, वो कह रहा है वायर लेंथ, न्यू लेंथ उसकी L1 होगी। अच्छा, तो इसकी पहले हम कहेंगे L1 - L0/L0, हमारे पास ये बनेगी। तो हम लोग कहेंगे L1/L0 - L0/L0 विच इज़ 1। इसका आंसर आएगा हमारे पास फिर ए। A वायर
ऑफ लेंथ एल, अच्छा ये इतना बड़ा सवाल है। वायर ऑफ लेंथ एल स्ट्रेच टू डिटरमाइन दिस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद फोर्स एल, ओके द लिमिट ऑफ फोर्स इज शोन बाय पॉइंट पी, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अनदर वायर ऑफ लेंथ 2L। अच्छा, another wire of length 2L but of the same material and of the same diameter as the first wire। इसका क्या मतलब है? मटेरियल सेम है, इसका मतलब यंग मॉडुलस सेम है, और डायमीटर इसका सेम है। इसका अगर हम फिर अगर यंग मॉडुलस का होता है हमारे पास F L/AX, ए होता है हमारे पास किसके बराबर? πD² / 4 के बराबर। ई आ जाएगा हमारे पास 4FL/πD²X। डी स्क्वायर सेम है, वो कह रहा है एल जो है उसकी, उसने बढ़ा दी है 2L कर दी है। अच्छा, 2L उसने कर दी है, और उससे और क्या किया है? और कुछ भी उसने नहीं चेंज किया। फोर्स उसने सेम की है। फॉर विच ग्राफ शोज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मैं कहूँ कि मुझे सेम फोर्स के लिए विच ग्राफ शोज द फॉर द न्यू वायर के लिए, उसके वो कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी हम करें E = 4FL/πD²X। अभी हम F/X की बात कर रहे हैं, ओके। सेम फोर्स के लिए मुझे एल उसने अब 2L कर दी है ना, टू टू कर दी है, तो अब सेम फोर्स के लिए मुझे डबल एक्सटेंशन चाहिए है फिर। इसका ये मतलब है, अगर मुझे यंग मॉडुलस में अगर ई ओल्ड करूँ, ई ओल्ड कितना हो जाएगा हमारे पास? ई ओल्ड होता है हमारे पास 4FL/πD²X। ई न्यू जो हमारे पास है वो कितना है? वो हमारे पास है 4FL/F2L, तो हमारे पास आ जाएगा 8FL। 8FL/πD²X। πD²X। अब 8FL, जाहिर सी बात है ये 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 1 और ये 4 बन जाए। ठीक है, मतलब अगर मुझे, मैं 4 लेंथ को डबल कर रहा हूँ ना, इसका मतलब सेम फोर्स के लिए मुझे एक्स जो है वो डबल चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है फिर डी बनेगा। क्यों? क्योंकि सेम फोर्स के लिए मुझे डबल एक्सटेंशन चाहिए। इसकी बात को समझो, अगर सेम फोर्स के लिए मुझे डबल एक्सटेंशन चाहिए, उस एक्सटेंशन की डबल चाहिए, तभी दोनों के यंग मॉडुलस बराबर होंगे। मुझे दोनों के यंग मॉडुलस बराबर करने हैं, ठीक है। दोनों के बराबर होने चाहिए। अगर 8FL/2, मतलब एक्सटेंशन को मैं डबल कर दूं, तब हमारे पास ये है कि फिर ये दोनों के यंग मॉडुलस बराबर होंगे सेम फोर्स के लिए। अगर मुझे चाहिए कि नहीं, एक्सटेंशन सेम हो, एक्सटेंशन चलो सेम कर दो, ठीक है, तो फिर मुझे फोर्स आधी चाहिए। इसका मतलब सेम एक्सटेंशन के लिए मुझे आधी फोर्स चाहिए फिर। ठीक है, अगर यहाँ कोई पॉइंट होता तब होता वो, लेकिन इसका क्या है, सेम एक्सटेंशन अभी ये नहीं है हमें, तो फिर हमें सेम फोर्स के लिए डबल एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, ये एक्सटेंशन थी एक की, अब मुझे इसकी डबल चाहिए, तो इसकी एक्सटेंशन ये होगी सेम फोर्स के लिए। इसका आंसर फिर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा डी। ग्राफ शोज अलोंग द वेक्टर वेव, वो कह रहा है, ठीक है, ट्रांसफर वेव है, विच पार्टिकल शोज द ग्रेटेस्ट स्पीड एट इंस्टेंट जोन। ये आपको पता होना चाहिए क्या है इसके पास, डी। ठीक है, पी पे वेलोसिटी क्या है? 0। क्यू पे इंक्रीज कर दिया, आर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी है। Which phenomenon is associated with transfer waves? You can know it is polarization। डिफ्रैक्शन भी होती है, इंटरफेरेंस भी होती है, और रिफ्लेक्शन भी करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स दोनों, ट्रांसवर्स भी करती है, दोनों करती है। पोलराइज सिर्फ कौन सी होती है? ट्रांसवर्स। वेव इज शोन ऑन एन ऑस्किलोस्कोप। टाइम बेस उसने एक डिवीजन का दिया, मतलब एक डिवीजन हमारे पास 300 ले रहे हैं, ठीक है, 300, 4, 300, 600, 900। ठीक है, ये हमारे पास, आप 150 कर लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ जाएगा? 300, 600, 900, और ये हमारे पास है प्लस 150, तो हमारे पास आ जाएगा 900 + 150 होता है हमारे पास 1050 माइक्रो सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब 1/1050 इंटू 10⁻⁻6 करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 952 हर्ट्स, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली, अगर आप यहाँ देखो तो आपका पास आ जाएगा 950 हर्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री फेज नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई, व्हाट इज अ पॉसिबल वेव लेंथ ऑफ द वेव। अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन है, हमें पता है। विच पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, अच्छा, 4.5 इंटू 10⁻⁻10 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको करूँ तो ये बनता है 4.5 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³
तो ये बनता है हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अगर मैं जो 400 नैनोमीटर तो विजिबल लाइट की है ना, उसको अगर मैं उसमें लाऊं 4.5 इसमें, ये बनता है 4 इंटू 10⁻⁻7, और ये बनता है 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ठीक है, 10⁻⁻9 +2, यस, तो 10⁻⁻7 बनता है वो। अब इधर ये कह रहा है -10 + 3 किया -7, ये हमारे पास इन रेंज है, ये 6.2 वाली भी रेंज में है। 5.4 इंटू 10⁻⁻6 -2, ये हमारे पास रेंज में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर है सी। 4.2 इंटू 10⁻⁻4 -3, ये भी हमारे पास इन रेंज में है, क्योंकि ये भी 7 करेगी। ठीक है, तो हमारा जो रेंज में नहीं है हमारे पास है सी, मतलब सी वाली वेव्स को हम नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट आपके पास है पाथ डिफरेंस का सवाल। अब वो पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इक्वल वेवलेंथ आर एमिटेड फ्रॉम टू सोर्सेज। ठीक है, एक्स एंड वाई द वेव्स आर एमिटेड फ्रॉम एक्स हैज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। फेज डिफरेंस उसने दे दिया आपके पास 180 डिग्रीज का। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए जब आपके पास फेज डिफरेंस, अब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव, ये देखने दो। डिटेक्टर मूव्स अलोंग दैट इज पैरेलल टू द लाइन एक्स वाई, डिटेक्ट्स अ पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, इसका क्या मतलब है, इधर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर वो कहता है कि मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, ठीक है, तब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगा रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तभी हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा प्रोड्यूस हो रहे हैं। डायग्राम शोज द पाथ ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम इज डिटेक्टेड एट पॉइंट जी। ठीक है, उसने एक्स जी भी दी है और वाई जी भी दी हुई। व्हाट इज पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, वेव्स की पॉसिबल वेवलेंथ बताओ मुझे, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो अब आपको ये पता चल गया कि फेस डिफरेंस की फेस एंगल कितना है, इसमें जो फेस डिफरेंस है वो कितना है, 180 डिग्रीज, और क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो लैम्डा क्या होगा, हमारे पास या तो आएगा λ/2। ठीक है, λ/2 आएगा, या हमारे पास आएगा 3 λ/2, या आपके पास आएगा 5 λ/2 एंड λ/2। ठीक है, मतलब एन क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है। अगर हमारे पास होती है यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हम करते हैं 0 λ, 2 λ, 3 λ, तब हम ये कर रहे होते हैं। अगर हम कहते हैं नहीं, फेज एंगल जो फेज डिफरेंस है हमारे पास होता है 0 डिग्री, तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती, तब हम करते हैं 0 λ, 2 λ, 3 λ, तब हम ये करते हैं। अगर हम कहते हैं फेस डिफरेंस हमारे पास है 0 डिग्रीज और हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब हम ये वाली करते हैं λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। ये हमारे पास जो चार केसेस है ये आपने याद करने हैं। ठीक है, अभी इसने कहा फेस डिफरेंस हमारे पास है 180 डिग्री और हो रही है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अब हम ये वाला लगाएंगे, वेयर एन इज एन एलिमेंट ऑफ, वेयर एन इज ऑड, और हमारे पास आ जाएगा ये कितना, n λ/2। ठीक है, अब हमारे पास पहले तो हमने जो पाथ डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। हमारे पास आएगा 110 सेंटीमीटर -70 सेंटीमीटर, मतलब एक्स वाई जी -एक्स जी, तो हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, का हमने लगाया 40 इक्वल टू, अब यहाँ तो λ/2 आएगा, ठीक है, तो मतलब 80 सेंटीमीटर बनता है, मतलब n λ/2 आएगा ना, n हमारा मतलब 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। जब n 1 लगाते हैं तो लैम्डा आता है 80, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। जब n 3 लगाते हैं तो हमारा आता है लैम्डा 80/3, वो भी पॉसिबल नहीं है। जब हम n 5 लगाते हैं तो हमारा आता है 80/5 विच इज 16 सेंटीमीटर, तो हमारा लैम्डा आएगा 16 सेंटीमीटर। मतलब हमने n कुछ देखना है, अभी हमें n 1 लगाया नॉट पॉसिबल, n 3 लगाया नॉट पॉसिबल, n हमें यहाँ ऑड लेना है, ठीक है, ऑड 1 3 5, मतलब n इज एन ऑड ऑड नंबर। ठीक है, अब 3 लगाया नॉट पॉसिबल, नहीं आ रहा है, इन रेंज में नहीं आ रहा। 5 लगाया तो 80/2 कितना हो जाएगा, 5, मतलब लैम्डा बन जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो वो हमारे पास यहाँ पॉसिबल है। इसका आंसर हमारा मतलब बी। टू वेज ऑफ द सेम ओवरलैप, वो कह रहा है कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कब करेगा, ऑलवेज। ओवरलैपिंग का हम सुपरपोजिशन कहते हैं, जब सेम एम्पलीट्यूड हो, हाँ जी, वेव्स ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन ओनली, नहीं, सेम एम्पलीट्यूड ना भी हो, वेव्स ट्रैवल ऑपोजिट डायरेक्शन ना भी करें, वेव्स एट द सेम फ्रीक्वेंसी ना भी हो, ठीक है, तब भी सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा वर्क करेगा, क्योंकि उसने कह दिया जब दो वेव्स ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब है कि वो सुपरपोज हो रही है। क्वेश्चन 30 इसने डायफ्रैक्शन का दे दिया है, द कांस्टेंट रिपल टाइम है, द कांस्टेंट डेप्थ। अच्छा, विद अवर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ट्रेवल्स, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, डेप्थ भी कांस्टेंट है, गैप इज स्मॉलर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, कौन सी मुझे डायग्राम सही वो कह रहा है बताओ। तो इसकी डायग्राम है डी। डी सही डायग्राम नहीं है डायफ्रैक्शन की। ए में वेव फ्रंट सी वो छोटे होगी वेव, सी में भी सही नहीं है, जितनी कम विड्थ होगी उतनी ज़्यादा फिर वो डायफ्रैक्शन और प्रोड्यूस करेगा, ये जैसे इधर जो है वो डायफ्रैक्शन और प्रोड्यूस कर रहा है ये। विच चेन रिजल्ट इन ए लार्जर फ्रिंज सेपरेशन, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज एंड द स्क्रीन। वो कह रहा है डी को बढ़ाऊंगा तो क्या एक्स बढ़ेगा, जाहिर सी बात है एक्स बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज, ए को बढ़ाने से, ए को जब बढ़ाओगे तो एक्स तो कम होगा, ये उल्टा हो जाएगा, गलत। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, तो एक्स भी कम होगा, ये भी गलत। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के यहाँ का ताल्लुक आ गया। The current of conductor of cross sectional area A is given by this, E is elementary हमें पता है, but is represented by N,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका आंसर है सी। डेंसिटी ऑफ कंडक्शन नहीं, पर यूनिट टाइम नहीं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, विच कैन नॉट बी अ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर को क्यू कौन सा नहीं हो सकता, हमें पता है क्यू की क्या वैल्यू होती है, क्यू की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। अब हमने हर किसी को चेक करना है, इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा, सी वाला नहीं आएगा, 3.2 वाला भी आ जाएगा। जो हमारे पास इंटीजर नहीं देगा, ठीक है, वो हमारे पास वो हमारे पास क्या कहते हैं आंसर नहीं होगा, ठीक है, वो हमारे पास चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज हमेशा क्वांटिटाइज होता है, मतलब चार्ज जब भी होगा वो इंटीजर, इंटीजर में होगा ऑफ क्यू। मतलब अगर मैं कहूँगा, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, फर्स्ट करूँ, मेरे पास आ रहा है 3 क्यू, ठीक है, इसको मैं करता हूँ, मेरे पास आ रहा है 2 क्यू, -3 क्यू, -2 क्यू, इसको मैं करूँगा, मेरे पास 1.5 क्यू आ रहा है, तो ये गलत है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसको मैं करूँगा, मेरे पास आएगा 2 क्यू + 2 क्यू, ठीक है, मतलब क्यू या ई लगा दो, इसका मतलब हमारे पास जो गलत आंसर है इंटीजर में जो नहीं आ रहा वो हमारे पास गलत आंसर है, तो हमारे पास इसका आंसर है सी। अब वो कह रहा है कि अब स्टील वायर हैज़ ए लेंथ ऑफ 2.20 मीटर, बैटरी से कनेक्टेड है, उसने वोल्ट मीटर लगाया है पैरेलल में, उसने कहा है एमीटर की भी रीडिंग दी हुई है, डायमीटर उस बता वो कह रहा है बताओ। तो हमें पता है R = ρL/A। अब R = अगर मैं करूँ तो हमारे पास आएगा 4 ρL/πd²। ए को हमने πd², A = πd² / 4, ठीक है। अब वो कह रहे हैं D² = 4 ρL/πr। अब V = I R, R = V/I। अगर मैं करूँ D² = 4 ρL I/π × V, ठीक है। अब मैं यहाँ लगाता हूँ D², अब मैं डी को लगाता हूँ ना, D = √4 ρL I/π × V, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। रो उसने दी हुआ है हमें, रेजिस्टिविटी उसने दी हुई है, उसने लेंथ भी हमें दी हुई है, लेंथ हमारे पास कितनी है, ये 2.20 मीटर, आई करंट भी दिया हुआ है 4.90 एम्पियर, वोल्टेज भी दिए हुए हैं, ठीक है, 1.50 वोल्ट। जब आप इस सब को करते हो, इसमें लगाते हो, आपके पास आंसर आएगा 2.51 × 10 की पावर -3 मीटर, मतलब आपके पास आंसर आएगा डी। ओके। अब वो कह रहा है कि टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस उसने बताई हुई है, द सेल हैज निग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर। अब इधर तो मैं करूंगा रेशियो मेथड, R/3R = 3R/R, ठीक है। अगर तो ये सेम रेशियो हो जाती है ना, तो इसका पता क्या मतलब होता कि बीच में कोई वोल्टेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, कोई वोल्ट पास ही नहीं हो रहे, इसका ये मतलब होता। लेकिन अभी यहाँ ये चीज नहीं लग रही, तो अब हमें अपना पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम इस चीज़ के लिए लगाते हैं पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला, ठीक है। इधर अगर हम यह करते हैं R/4R, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, तो सीरीज है, मतलब R और 3 सीरीज में, ठीक है, × 8 वोल्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 2, ठीक है, 2 वोल्ट आ रहे हैं इसके, इसके अक्रॉस क्या हो रहा है 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस यूज हो गए हैं, तो इधर कितने रह गए, इधर रह गए 6 वोल्ट, ठीक है, बाकी भी तो रह गए ना, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस रह गए। इधर देखते हैं, इधर कितने वोल्ट होंगे, इधर जाहिर सी बात है, अगर हम करते करते हैं 3R/4R × 8, विच इज R/R कट जाएगा, 1 और 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 वोल्ट। इधर हमारे पास कितने वोल्ट आ गए, इधर हमारे पास 6 वोल्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 6 वोल्ट इस्तेमाल, इधर 6 वोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 वोल्ट रह गए हमारे पास, 2 वोल्ट रह गए। इसका ये मतलब है कि हमारे पास इधर कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 6 - 2 विच इज 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट का, मतलब इसके दरमियान से, क्योंकि करंट क्या है, हाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा, इधर इधर हमारे पास 4 वोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमारे पास रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 4 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है सी। A battery has an EMF of internal resistance R. The battery delivers a current I to a variable resistor and PD across its terminal. The variable resistance is adjusted so the current I increases. ठीक है। अब हमें ये पता है किरचॉफ सेकंड लॉ से V + IR होता है। अगर तो ये IR इंक्रीज करेगा, तो जाहिर सी बात है जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रजिस्टर वो कम होगा। तो वो कह रहा है EMF को कम होती नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इंक्रीज, उसने बात की है ये कि I R जो है इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है, द वेरिएबल रजिस्टर इज एडजस्टेड, नहीं वो कह रहे हैं वेरिएबल रजिस्टर को हमने एडजस्ट किया है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस कम की है। द पी डी अक्रॉस आर इंक्रीजेस, इंक्रीज तो कर रही है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल इंक्रीजेस, नहीं गलत, रेजिस्टेंस कम हो रही है। रेजिस्टेंस आर इंक्रीजेस, ठीक है, रेजिस्टेंस आर इंक्रीजेस, नहीं, वो तो उसकी तो बात ही नहीं हुई, वो तो हमने इंक्रीज ही नहीं की। हमने तो इसका रेजिस्टेंस कम की है ना, इसकी, इससे रेजिस्टेंस कम की है तो इसका वोल्टेज कम हुआ है। ठीक है, ये इससे निकला है, ये वाले फॉर्मूला से, आई आर प्लस आर, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर लॉस वोल्ट, तो हमारे पास ई इक्वल्स टू पोटेंशियल, दो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, दो हमारे पास पोटेंशियल है अक्रॉस द रजिस्टर प्लस द लॉस्ट वोल्ट। ठीक है, ये काम करोगे तो ये बढ़ेगा क्योंकि ईएमएफ क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आई आर, उसने आर को अभी नहीं बढ़ाया, उसने क्या कहा मुझे, नहीं इसके अक्रॉस जो रजिस्टर है, इसकी ये वाली रेजिस्टेंस है, इसको कम किया। जब इसको कम करोगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो इसके अक्रॉस जो ये लॉस वोल्ट है ये बढ़ेगा, क्योंकि इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर जो इसका पोटेंशियल है वो कम होगा। ठीक है, तो सी तो गलत है, इधर इसके पास हमारे पास सी सही है, बी हमारे पास गलत है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा सी। An electrical device of fixed resistance 20 ohm is connected with series with a variable resistor and a battery of this. Which power, वो कह रहा है कौन सी वो पावर डिसिपेट क्या होगी। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, P इक्वल्स टू क्या, आई स्क्वायर आर, तो हमारे पास पावर, हमारे पास आई स्क्वायर आर, पावर इसने कहा है 4 वोट इसके अक्रॉस, तो 4/20 करूंगा, मेरे पास आ जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, करंट आ जाएगा, तो करंट हमारे पास आता है 0.4472 एम्पियर। ठीक है, अब जो वोल्टेज अक्रॉस जो है क्या कहते हैं, करंट आ गया, डिवाइस अक्रॉस, इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज कर लूँ फिर 16 से माइनस कर लूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आ जाएगा, V इक्वल टू 0.4472 इंटू 20। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, तो V हमारे पास कितना आ जाएगा, V हमारे पास आ जाएगा 8.99 8.944 वोल्ट। ठीक है, अब 16 माइनस ये करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.05। अब इसके अक्रॉस करंट है, हमारे पास करंट तो सीरीज में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 7.055/0.4472, तो बस आ जाएगा इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस आएगी 15.7 ओहम्स। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 15.7 ओहम्स विच इज ए 16 ओम। न्यूक्लियस डिकेज बाय emitting अ बीटा प्लस पार्टिकल। ठीक है, बीटा प्लस पार्टिकल हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का उल्टा, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर, पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी मैटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल। अब विच पार्टिकल मस्ट और मिसो भी इमिटेड, एक सही वाला पार्टिकल, एक पार्टिकल, अब एक मैटर जो है उसके साथ होना चाहिए ताकि दोनों अनहाइलेट करें। ठीक है, एक मैटर जो है इसके साथ इमिट होना चाहिए। एंटी न्यूट्रिनो नहीं, बीटा माइनस पार्टिकल नहीं, अल्फा पार्टिकल नहीं, न्यूट्रिनो यस। और अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके साथ क्या है और इमिट होता है, एक एंटी न्यूट्रिनो। ओके, व्हाट चार्जेस ऑन एन एंटी राउंड कॉर्क एंड एन ऑन एन एंटी स्ट्रेंज कॉर्क। ठीक है, क्या चार्जेस होते हैं, डाउन के होता है -1/3, एंटी डाउन का क्या होगा, +1/3। ओके, स्ट्रेंज का क्या होता है, -1/3, एंटी स्ट्रेंज का क्या होगा, +1/3, हमारा इसका आंसर आएगा ए। ओके, अप डाउन को, अप डाउन चार्ट, अप डाउन चार्म। ठीक है, ये इन सब जो छह आपके पास क्वार्क्स हैं इसके आपने याद करने हैं। द न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। अभी एक फर्ज करो, एक हमारे पास है वाई, उसके पास है ए और जी, अल्फा पार्टिकल किया तो उसके पास जाहिर सी बात है वाई की जगह, अभी हम इसको एलिमेंट को छोड़ रहे हमने करना ए -4 और जी -2। ठीक है, ये हो गया अल्फा का, ये होता है -4 ऊपर नीचे -2। द डॉटर न्यूक्लियस एलिमेंट्स है बीटा पार्टिकल, अब वो कह रहा है कि बीटा पार्टिकल रहेगा तो ऊपर ए -4 रहेगा, नीचे आ जाएगा जी, बीटा माइनस है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा +1, एक वो ले लेगा, मतलब प्लस कर देगा हमारे अंदर। ठीक है, तो +1 हो जाएगा, तो -2 +1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1। फिर वो कह रहा है कि अब दोबारा करता है तो ए -4 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसका मतलब ये तो इसका क्या है, आइसोटोप, इट इज डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट। ओके, यस, इट इज अ न्यूक्लाइड ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द हायर प्रोटॉन नंबर, गलत।
इट इज न्यूक्लियर ऑफ द सेम एलिमेंट बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, गलत। इट इज आइडेंटिकल और टू द ओरिजिनल, नहीं, पूरा आइडेंटिकल नहीं है, इट इज डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट। इसका आंसर हमारे पास है 40 का डी, 40 का ए, ठीक है, ए आइसोटोप है ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट। दोनों का जो एटॉमिक नंबर है, दोनों का जो प्रोटॉन नंबर है, वो दोनों का बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा बस यहाँ पेपर ख़त्म हुआ। Until next time, take care. Allah Hafiz.